चलो स्वागत है यार आपका मेरे YouTube चैनल पे। अभी तक हमने सप्लाई चैप्टर का रिवीजन, चार्ज चैप्टर, आईटीसी और भी तमाम बहुत सारे चैप्टर्स के रिवीजन कर लिए हैं। अब सीए इंटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। इसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट भी है। क्या सर इस रिवीजन वीडियो में अमेंडमेंट भी डिस्कस होंगे? हाँ, तो इस रिवीजन वीडियो में अमेंडमेंट भी डिस्कस होंगे। सबसे पहले सर ये टैक्स इनवॉइस कौन बनाएगा? तो जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन रहेगा वो बनाएगा हमारा टैक्स इनवॉइस। और कभी कभार अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा किसको? रेसिपिएंट को बनाना पड़ेगा। ये है सिंपल सी बात। अब सर आखिरकार वो टाइम लिमिट क्या है टैक्स इनवॉइस को इशू करने की? तो दो अलग अलग टाइम लिमिट बताइए, गुड्स के केस में अलग और सर्विसेज के केस में अलग। तो आइए देखते हैं यार। सबसे पहले गुड्स के केस में, अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है तो यार गुड्स एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे मूव हो रहे हैं, ट्रक वाले भैया आ रहे हैं जो गुड्स को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक लेके जा रहे हैं, तो यार गवर्नमेंट बोलती है जिस दिन मूवमेंट हुआ उसके पहले पहले आप टैक्स इनवॉइस बना दो। तो मूवमेंट के केस में एट द टाइम ऑफ रिमूवल और बिफोर द टाइम ऑफ रिमूवल। अगर सर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है और आप गुड्स की डिलीवरी दे रहे हो, तो अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है और जहां पे गुड्स की डिलीवरी इन्वॉल्व है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपको इनवॉइस बता देना चाहिए। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, अगर अप्रूवल सेल है, अप्रूवल सेल का मतलब है फॉर सपोज करो मैंने आपके घर में ये बॉटल दी, मैंने बोला यार आपको पसंद आए तो लेना, नहीं पसंद आए तो अभी तो सिर्फ आप रखो, फिर आप बाद में बता देना। तो सर अप्रूवल के केस में क्या करें? तो अप्रूवल के केस में सरकार एक टाइम लिमिट देती है। टाइम लिमिट है हमारा बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और विद इन 6 मंथ फ्रॉम रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। ये याद रखना। इसमें बहुत सारे सर्कुलर्स भी हैं। जैसे एक सर्कुलर है हमारा ज्वेलरी। तो ज्वेलरी डिपार्टमेंट में अक्सर क्या होता है ना, जो भी ज्वेलरी बेचता है वो लोगों के घर घर जाता है और लोगों के घर घर जाके ज्वेलरी दिखाता है। अब जैसे उसने ज्वेलरी दिखाई, अब कस्टमर या तो खरीदेगा या तो रिजेक्ट करेगा। अब कस्टमर बोल रहा है सर एक काम करो, आप तो ज्वेलरी रख के जाओ, मैं फिर किसी और को दिखाऊंगा और अगर उन्हें पसंद आएगी तो मैं ज्वेलरी रखूंगा। तो हमने क्या करा ना, ज्वेलरी रख दी। अभी सर सामने वाला या तो हाँ कहेगा या तो ना कहेगा, पर सर हम कब तक इंतजार करें? तो अगर सामने वाले ने हाँ कर दिया तो इनवॉइस बना दो, पर सामने वाला ना तो हाँ कर रहा है और ना ही ना कर रहा है, तो कितने टाइम तक हमें वेट करना है? तो सरकार कहती है जिस दिन आपने रिमूव करा उसके 6 महीने के अंदर अंदर इनवॉइस बन जाना चाहिए। तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और विद इन 6 मंथ फ्रॉम रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो याद रखना, एक तो ये ज्वेलरी में सर्कुलर है, ज्वेलरी वाले चाहें तो डिलीवरी चालान के बेस पे भी अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। द सेम गोस विद द आर्टिस्ट। अगर मैंने कोई पेंटिंग आर्ट गैलरी में दी, अब क्या होगा सर? वो पेंटिंग आर्ट गैलरी में पड़ी रहेगी। क्या मैं डिलीवरी चालान के थ्रू मूव कर सकता हूँ? हाँ, डिलीवरी चालान के थ्रू मूव कर सकता हूँ, मुझे कोई टैक्स इनवॉइस बनाने की आवश्यकता नहीं है। सर ये बात हुई किसकी? गुड्स की। अगली बात है हमारी सर्विसेज की। तो सर्विसेज में सरकार बोलती है कि आप चाहें तो जिस दिन सर्विस कंप्लीट हो गई उसके बाद भी इनवॉइस दे सकते हैं। सर कितने दिन? तो नॉर्मली तो है हमारा क्या, 30 डेज। तो 30 डेज फ्रॉम दी प्रोविजन ऑफ सर्विस और 30 डेज फ्रॉम दी कंप्लीशन ऑफ सर्विस। जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर मैं इनवॉइस दे सकता हूं। अच्छा, यही लिमिट हो जाएगी 45 डेज फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, 30 दिन 45 दिन, ये वाला पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी और टेलीकॉम। हो सकता है एग्जाम में बहुत टाइम से पूछा नहीं है तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी और टेलीकॉम अगर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है, फॉर सपोज करो एक है हमारी एसबीआई की इंदौर ब्रांच और एक है हमारी एसबीआई की पुणे ब्रांच। अब ये दोनों डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो सरकार ने इनको एक स्पेशल रिलैक्सेशन दिया और कहा कि अगर आप दोनों एक डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है तो आइदर ले लो आप रिकॉर्डिंग डेट और क्वार्टर की एक्सपायरी डेट।
जिस दिन हमारा क्वार्टर खत्म होगा, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल एसबीआई इंदौर बहुत सारी सर्विसेज दे रहा है एसबीआई पुणे को, तो सर अब क्या एसबीआई इंदौर रिकॉर्ड तो करेगा ना अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वो रिकॉर्डिंग डेट ले लो। पर अगर एसबीआई इंदौर ने रिकॉर्ड भी नहीं करी तो बेटा बैंक्स में जनरली क्या क्वार्टरली सेटलमेंट होता है, तो इन्होंने बोला क्वार्टर की लास्ट डेट पकड़ लो। अच्छा क्वार्टर तो आपको मालूम ही है कि जीएसटी में क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, तो लास्ट डेट हो जाएगी 30 जून, फिर 30 सितंबर, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 31 दिसंबर और फिर 31 मार्च। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है क्या? चलो सर, एक होता है राजा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि सर मैं आपको एक दिन के लिए गुड्स नहीं दे रहा, हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है। सपोज करो मेरी राशन की दुकान है और मैं किराने वाला हूं, और हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि मैं आपको हर महीने आपके घर पे राशन पहुंचाते रहूंगा। क्या एक टाइम का कॉन्ट्रैक्ट हुआ या कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट हुआ? तो सर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंटिन्यूअस, इसी को बोलते हैं हम क्या, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो कंटिन्यूअस सप्लाई में क्या होगा सर? देखो कंटिन्यूअस सप्लाई में या तो स्टेटमेंट बनाओगे कि महीने भर का आपका इतना इतना हुआ, या तो फिर पेमेंट आएगा। तो पेमेंट और स्टेटमेंट विच एवर इज अर्लियर, या आप ऐसा कहो बिफोर और एट द टाइम ऑफ, या तो स्टेटमेंट या तो पेमेंट। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। एक एमसीक्यू बनता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में कि सर आखिरकार कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होती है? तो जो सर्विस जिसकी लाइफ 3 महीने से ज्यादा है उसे कहा जाता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। फॉर एग्जांपल हमारी कोचिंग की सर्विस 3 महीने से ज्यादा है, तो ऐसे फॉर एग्जांपल D2H, फॉर एग्जांपल वाईफाई, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने मोबाइल फोन में पूरे साल भर का रिचार्ज कराते हैं, इसे कहा जाता है क्या, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अब देखो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में बोला सरकार ने कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट से ये पता चलता है कि कब है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, तो उस केस में ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। पर सर अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, तो यार पेमेंट तो होगा ना, भले नहीं कहा है। तो जो दिन पेमेंट हो जाए बिफोर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। और एक और चीज, अगर पेमेंट इवेंट से लिंक्ड है, सर इवेंट से लिंक्ड है मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया 4 फ्लोर बनाने का, आपने कहा सर हम 4 फ्लोर के 2 करोड़ लेंगे। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको 2 करोड़ दिए, पर मैं तुम्हें ऐसे पेमेंट नहीं दूंगा, जैसे जैसे फ्लोर होते जाएगा वैसे वैसे पेमेंट ले लेना। तो जैसे फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हुआ तो 50 लाख ले लो, सेकंड फ्लोर कंप्लीट हुआ तो 50 और ले लो, थर्ड फ्लोर कंप्लीट हुआ तो 50 और ले लो, और फोर्थ फ्लोर कंप्लीट हुआ तो 50 और ले लो। बोलो माता रानी की जय। तो सर एक बात बताओ, फॉर सपोज करो 2 फ्लोर के बाद ही सामने वाले ने हाथ खड़े कर दिए, सामने वाले ने बोला भाई अब तो काम नहीं हो सकता, अब क्या करें? भाई 2 फ्लोर तक तो काम हो गया ना, तो अब सामने वाले को इनवॉइस तो बनाना पड़ेगा। कितने तक बनाएगा राजा? 100 करोड़ तक बनाएगा। सर कब तक बनाएगा? तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट। तो जैसे ही हमारा सेकेंड फ्लोर में जो आखिरी ईंट रखी तो उस दिन पे बना दे। क्या सर उसके पहले भी बना सकता है? तो पहले तो बना सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर आखिरकार टैक्स इनवॉइस के क्या क्या कंटेंट होते हैं? तो दिस इज सो बेसिक कि टैक्स इनवॉइस में क्या क्या चीजें होती हैं। उम्मीद मत करना कि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आए। नेम एड्रेस ऑफ सप्लायर, सीरियल नंबर, जीएसटीएन ऑफ रेसिपेंट, और वेरी 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 टू द पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू क्वेश्चन तो आप छोड़ना ही मत यार। एमसीक्यू में अपने को 30 में से 30 लाने हैं, ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड रेसिपेंट along with delivery address, name and state code। अगर टैक्सेबल सप्लाई 50,000 या उससे ज्यादा है, तो अगर 50,000 या उससे ज्यादा है तो आपको अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट का नाम और पता भी लिखना पड़ेगा। सर अगर 50,000 से कम है, तो 50,000 से कम है तो आपके पास ऑप्शन है, अगर रेसिपिएंट रिक्वेस्ट कर रहा है
तो अगर रेसिपिएंट रिक्वेस्ट कर रहा है तभी जाके आप नेम, एड्रेस अलोंग विद डिलीवरी नेम एंड स्टेट कोड डालो। 50,000 या उससे ज्यादा है तो कंपलसरी आपको नाम पता लिखना पड़ेगा। 50,000 से कम है तो अगर रेसिपिएंट रिक्वेस्ट कर रहा है तो ही आपको डालना पड़ेगा। और फिर सर वही बेसिक सी बातें, HSN डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, क्वांटिटी डालो, टैक्स रेट डालो, कितना टैक्स चार्ज करा, ये सारी चीजें आपको डालनी पड़ेगी। क्या सर एक बात बताओ, सप्लायर का सिग्नेचर चाहिए क्या? अगर ई इनवॉइस इशू हुआ है तो सप्लायर की कोई सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सर अगर QR कोड वाला इनवॉइस है तो अगर हमारा QR कोड वाला इनवॉइस है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब सर कितनी इनवॉइस की कॉपियां होगी? तो राजा मेरे गुड्स में 3 कॉपियां बनेगी, एक फॉर रेसिपिएंट ओरिजिनल, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर और ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर। अब सर्विसेज में 2 कॉपी बनेगी क्योंकि सर्विस का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, तो ओरिजिनल कॉपी फॉर रेसिपिएंट और डुप्लीकेट कॉपी फॉर सप्लायर, ठीक है। हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें अमेंडमेंट भी है। अब हमारा जो टॉपिक है आपको मजा आ जाएगा, दैट इज व्हाट, ई इनवॉइसिंग। सर ये ई इनवॉइसिंग क्या होता है? ई इनवॉइसिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। जो भी हमने नॉर्मल इनवॉइस बनाए तो सरकार बोलती है जो नॉर्मल इनवॉइस आपने बनाए ना, इसको हमारे एक पोर्टल पे अपलोड करो। ये पोर्टल पे जैसे ही आप अपलोड करोगे तो हम आपको एक नंबर देंगे जिसका नाम है IRN नंबर। IRN स्टैंड्स फॉर इनवॉइस रेफरेंस नंबर। सर ये IRN नंबर कितने डिजिट का होगा? तो ये IRN नंबर होगा हमारा 64 डिजिट का। सर ये ई इनवॉइस क्या सबको बनाना है? नहीं 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 नहीं, ये इनवॉइस सिर्फ उसी को बनाना है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो। तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 17, 18, 19, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा कोई से भी ईयर में 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, कोई से भी ईयर में अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अब सर ये ई इनवॉइस बनता कहां है? तो ये ई इनवॉइस बनता है B2B के केस में। एक और अमेंडमेंट आया है 5 करोड़ के साथ। क्या सर अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो भी ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा क्या? अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, हाँ, तो भी आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस B2B होना चाहिए, ठीक है। सर कौन से पोर्टल पे? तो बेटा नॉर्मल इनवॉइस तो बनेगा। इस नॉर्मल इनवॉइस को आप अपलोड करोगे एक पोर्टल पे जिसका नाम है क्या? इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। जैसे ही आपने इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपलोड कर दिया सारे के सारे इनवॉइस, ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा क्या? ई इनवॉइस। सर ये कौन से फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ता है? तो फॉर्म GST INV 1 में आपको अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। ये सब काम का नहीं है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई इनवॉइस? कुछ काम का नहीं, बस आपको लिमिट ध्यान में रखनी है 5 करोड़ की। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर कहां कहां पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है और कहां पे ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है? तो अगर B2B सप्लाईज है तो ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स, सर अगर एक्सपोर्ट है तो भी ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा क्योंकि एक्सपोर्ट भी तो B2B हो सकता है ना। तो अगर एक्सपोर्ट है, B2B है तो भी ई इनवॉइस बनाओ। सर B2C है तो सॉरी माय डियर फ्रेंड, अगर B2C है तो ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। सर ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वो आपके कोर्स में नहीं है, वो जब आप बड़े बन जाओगे, CA फाइनल में आओगे तब होगा आपके कोर्स में, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि ISD के केस में भी ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। सर अगर किसी का टैक्स रिवर्स चार्ज में जा रहा है तो क्या करें? अगर रिवर्स चार्ज में भी टैक्स दे रहा है, अगर B2B है तो ई इनवॉइस 100% बनेगा। सर अगर आपको 94 का रिवर्स चार्ज, 94 का रिवर्स चार्ज ये बोलता है कि एक है अनरजिस्टर्ड और एक है रजिस्टर्ड, तो यार B2B होना चाहिए। एक अनरजिस्टर्ड एक रजिस्टर्ड, तो उस केस में भी ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी और इंपोर्ट ऑफ गुड्स में भी ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। अच्छा सर ई इनवॉइस में क्या वो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कॉपी बनानी है? तो ई इनवॉइस में कोई डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट कॉपी नहीं बनानी है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन में आ सकता है, प्रैक्टिकल भी, कहां कहां पे ई इनवॉइस नहीं बनाना है? किस किस को ई इनवॉइस नहीं बनाना है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स,
डेवलपर नहीं। तो SEZ यूनिट, अगर आप SEZ यूनिट हो तो आपको ई इनवॉइस नहीं बनाना है। पर सर अगर हम SEZ यूनिट को दे रहे हैं माल, तो और सपोज करो मैं बिजनेस है मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, मैंने SEZ यूनिट को माल बेचा, क्या इनवॉइस बनाना है? 100% बनाना है। कब नहीं बनाना है? जब मैं खुद एक SEZ यूनिट या डेवलपर नहीं, मैं जब खुद एक SEZ यूनिट हूं। सर फिर इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल, NBFC, इन्हें भी इनवॉइस नहीं बनाना। अच्छा एक बात सुनना, पूरी की पूरी बैंकिंग कंपनी को ई इनवॉइस नहीं बनाना। फिर भले बैंकिंग कंपनी बुलियन बेचे, फिर भले बैंकिंग कंपनी पुराने कॉइन्स बेचे, तो एक बार जब हमने बोल दिया कि पूरी बैंकिंग कंपनी को ई इनवॉइस नहीं बनाना, तो पूरी बैंकिंग को ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। सर GTA वाले को ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तब ई इनवॉइस नहीं बनाना। सर सिनेमा में ई इनवॉइस नहीं बनाना, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी में भी इनवॉइस नहीं बनाना। ये याद रखना, मैं खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटी हूं तो नहीं बनाने इनवॉइस, पर अगर मैं गुड सेल कर रहा हूं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को, तो ई इनवॉइस बनाना है। ठीक है, फ्लो इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्या सर? जो इनवॉइस है उसको हम अमेंड कर सकते हैं क्या? तो यार इनवॉइस को IRP पे तो अमेंड नहीं कर सकते, आप GST पोर्टल के जाके इनवॉइस को अमेंड कर सकते हो, आपकी ई इनवॉइस को अमेंड कर सकते हो। हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिवाइज टैक्स इनवॉइस। बहुत टाइम हो गया यार रिवाइज टैक्स इनवॉइस का क्वेश्चन आया नहीं। तो यार देखो, रिवाइज टैक्स इनवॉइस का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, आज है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल के दिन मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई, वो जो थी ना 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, तो मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट 12 अप्रैल के दिन क्रॉस हो गई। सरकार बोलती है कि यार 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो। तो सर 30 दिन कब खत्म होंगे? तो अप्रैल के हमारे 18 बचे और मई के 12, तो 12 मई को हमारे 30 दिन खत्म हो जाएंगे। अगर मैंने 12 मई तक अप्लाई कर दिया तो जो मेरा रजिस्ट्रेशन है वो इफेक्टिव हो जाएगा कहां से? 12 अप्रैल से। अब सर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सपोज करो 18 मई को मिला। अब दिक्कत इस बात की है कि RC तो 18 मई की आई, पर आपको तो GST यहीं से चार्ज करना है, और ये वाला जो पीरियड है 12 अप्रैल से लेकर 17 मई तक, वहां तक तो आपके पास GST नंबर नहीं था। अब सामने वाला रेसिपिएंट ITC कैसे लेगा? तो सरकार एक कॉन्सेप्ट लाई किसका? रिवाइज इनवॉइस का। सरकार ने बोला जो ऑलरेडी आपने इनवॉइस बना दिए हैं उसी इनवॉइस को आप वापस से रिवाइज कर सकते हो। कितने टाइम के अंदर अंदर? 1 महीने के अंदर अंदर, और 1 महीना गिनेंगे कहां से? फ्रॉम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मतलब 18 मई के बाद 1 महीना आएगा मेरा कब? सर तो 18 जून तक आप रिवाइज इनवॉइस बना सकते हो। बोलो माता रानी की जय। तो यार सर ये ई रिवाइज इनवॉइस का क्या कंसेप्ट है? देखो ध्यान, कब से बनाना है? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो हमारा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या था? तो हमारे केस में इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन था हमारा क्या? 12 अप्रैल। और 12 अप्रैल से लेकर जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू हुआ उस दिन तक जितने आपने इनवॉइस बना दिए उसको आप रिवाइज कर सकते हो। सर कितने टाइम में रिवाइज इनवॉइस बनाना है? तो रिवाइज इनवॉइस की तारीख है हमारी क्या? 1 मंथ फ्रॉम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है सर, क्या कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस भी बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, बट सिर्फ अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट के केस में, क्योंकि अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट तो वैसे भी ITC लेने वाला नहीं है। अब देखो, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई
वेयर वैल्यू ऑफ सप्लाई डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख। तो अगर आपका इंटर स्टेट सप्लाई है और वैल्यू ऑफ सप्लाई 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो भी आप कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर सर 2.5 लाख से ज्यादा है तो फिर आप कंसोलिडेट नहीं कर सकते हो, फिर आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। सर फिर कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, तो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बहुत ही बच्चों जैसा टॉपिक है। अगर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 रुपए से कम है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट को इनवॉइस नहीं चाहिए, तो आप चाहो तो एट दी एंड कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना सकते हो। देखो छोटे छोटे जो मेडिकल शॉप्स वाले रहते हैं, अब वो 10 रुपए का सामान, 20 रुपए का सामान, तो राजा 10 रुपए 20 रुपए वो इनवॉइसिंग थोड़ी करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो आपको कंपलसरी क्या बनाना पड़ेगा, अगर सामने वाला यूआरडी है, अगर सामने वाला जिद्दी है और सामने वाला बोल रहा है नहीं नहीं मेरे को टैक्स इनवॉइस चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 201 रुपए तो भी आपको टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा, ठीक है सर। उसके बाद एक टॉपिक रहता है बिल ऑफ सप्लाई। अगर आप कंपोजिशन में हो या आप एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज दे रहे हो तो आपके ऊपर टैक्स इनवॉइस की लायबिलिटी नहीं आएगी, फिर आपको बिल ऑफ सप्लाई बनाना पड़ेगा। सर एक होता है रिसीट वाउचर। ये रिसीट वाउचर क्या होता है, जैसे सप्लायर है और यहाँ पे रेसिपिएंट है, अगर रेसिपिएंट एडवांस पेमेंट दे देता है सप्लायर को तो कोई सबूत तो होना चाहिए ना, तो सबूत के तौर पर सप्लायर उसे क्या दे देगा, रिसीट वाउचर दे देगा। एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एडवांस के टाइम पे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार कौन सा रेट ऑफ टैक्स ले, क्योंकि अभी कुछ डिटरमाइन नहीं है, सप्लायर ने बोला रखो पैसे बाद में सोचेंगे क्या करना है, तो गुड्स के केस में तो बच जाओगे क्योंकि गुड्स के केस में तो एडवांस पे टैक्स लगता नहीं है, पर सर्विसेज में हमने टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि सर्विसेज के केस में तो एडवांस लगता है, तो अब तो सर पता ही नहीं है, तो सरकार ने बोला हम एक नॉर्मल रेट ले लेंगे, कौन सा 18%। और अगर आपको ये भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट, तो हम उसको मान लेंगे क्या, इंटर स्टेट, तो इंटर स्टेट मान लेंगे और रेट कितना 18%। उसके बाद है हमारा रिफंड वाउचर। सर ये रिफंड वाउचर क्या होता है, तो देखो यार सप्लायर रेसिपिएंट ने एडवांस पेमेंट कर दिया, रिसीट वाउचर चला गया, पर हम सप्लाई नहीं कर पाए और हमने सप्लाई भी नहीं करी और टैक्स इनवॉइस भी नहीं बनाया, दोनों में एंड है, तो भाई अब तो सर दिक्कत हो गई, क्योंकि अगर सर्विसेज का केस है तो मैंने तो एडवांस पे ऑलरेडी जीएसटी दे दिया, अब तो मेरे को रिफंड चाहिए। हाँ हाँ मिलेगा रिफंड, तो आपको बनाना पड़ेगा क्या, रिफंड वाउचर, और ये रिफंड वाउचर देना पड़ेगा किसको, रेसिपिएंट को देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, रिफंड वाउचर तभी बनाना है जब सप्लाई भी नहीं हुई हो और टैक्स इनवॉइस भी नहीं गया हो। फॉर एग्जाम्पल अगर सप्लाई हो गई हो तो सर फिर आप नहीं बच सकते हो, फिर तो सर फिर जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। फिर है हमारा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर इज वेरी वेरी सिंपल, अगर हमारा जो रिसीवर है वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स दे रहा है 9(3) में या 9(4) में, तो अगर 9(3) में आरसीएम लग रहा है, जितने भी सारे केसेस पड़े, सप्लायर इज रजिस्टर्ड, तो भाई रेसिपिएंट एक वाउचर बनाएगा जिसका नाम क्या है, पेमेंट वाउचर, क्योंकि रेसिपिएंट पेमेंट तो करेगा और साथ में रेसिपिएंट को जीएसटी भी पे करना है, क्योंकि रिवर्स चार्ज का मामला है, तो रिवर्स चार्ज के केस में रेसिपिएंट को क्या बनाना पड़ेगा, पेमेंट वाउचर। सर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट तो रजिस्टर्ड है ना, क्योंकि आरसीएम में तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तो भी रेसिपिएंट को क्या बनाना पड़ेगा, पेमेंट वाउचर। तो 9(3) हो या 9(4) हो, भले सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, रेसिपिएंट को तो क्या बनाना पड़ेगा, पेमेंट वाउचर। उसके बाद सर रेसिपिएंट अगर हमारा रजिस्टर्ड है और रिवर्स चार्ज पे मिल रहा है तो बहुत बढ़िया, तो अंडर सेक्शन 9(3) सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, तो सर कौन बनाएगा, तो यहाँ पे तो रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे सप्लायर हमारा इनवॉइस बना देगा। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो रेसिपिएंट बनाए, ठीक है, मुद्दा बहुत सिंपल है।
उसके बाद क्रेडिट नोट्स। समझना ध्यान से, दो चीजें, एक क्रेडिट नोट और एक डेबिट नोट। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है राजा, ऐसे ध्यान रखना। C फॉर क्रेडिट, C फॉर चाय, D फॉर डेबिट एंड D फॉर दूध। अच्छा, चाय पीने से शक्ति आती है कि शक्ति जाती है? तो चाय पीने से शक्ति आती नहीं है, चाय पीने से शक्ति जाती है। और दूध पीने से ऐसे डोले शोले बनते हैं, दूध पीने से शक्ति आती है। तो यार क्रेडिट नोट का मतलब ये होता है कि जब इनवॉइस की वैल्यू कम हो जाए, और डेबिट नोट मतलब दूध पीने से शक्ति आती है, तो डेबिट नोट मतलब जब इनवॉइस की वैल्यू बढ़ जाए। अब आप कभी भूल ही नहीं सकते, तो क्रेडिट नोट में वैल्यू कम हो जाए, क्योंकि चाय पीने से शक्ति आती नहीं है, शक्ति जाती है। मेरे को वो याद आ गया यार, तारक मेहता देखा था आपने कभी? तारक मेहता तो बोलता है ना, अरे जेठिया चाय 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 चाय, कितनी चाय पिएगा? ठीक है, तो बिल्कुल यार वैसे ही आप ध्यान रखना। अब देखो, कब सर हमारी इनवॉइस की वैल्यू कम होगी? अब ऐसे याद थोड़ी रखेंगे कब इनवॉइस की वैल्यू कम होगी, तो बहुत सारे रीजन है इनवॉइस की वैल्यू कम होने के। सर क्या क्या रीजन है? फॉर सपोज करो मैंने 1000 यूनिट बेची @ 100 रुपए, हो सकता है मेरे से गलती हो जाए कि भाई मुझे तो यहाँ पे 80 रुपए लेना था, एक गलती ये हो गई। सर 1000 यूनिट की जगह पे आपको 800 यूनिट देना था, तो दूसरी गलती ये हो गई। सर जीएसटी का रेट गलत चार्ज कर दिया, आपने ज्यादा चार्ज कर दिया, कम चार्ज करना था, ये हो गई। तो सर कहां कहां पे आप क्रेडिट नोट इशू करोगे? तो देखो यार ध्यान से, वेयर टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। वही जो मैंने बताया, टैक्स चार्ज ज्यादा है, जो टैक्स पे करा वो कम है। फिर सर सामने वाले ने माल रिटर्न कर दिया तो भी इनवॉइस की वैल्यू कम हो जाएगी। या सर जो माल आपने भेजा था वो ही डिफेक्टिव या डेफिशिएंट हो गया। एक बार सीए इंटर में बच्चों जैसा क्वेश्चन ये भी आ गया था कि बताओ कब कब क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। ठीक है सर, एक बात बताओ, क्रेडिट नोट तो हमने इशू कर दिया, पर सर क्या क्रेडिट नोट इशू करने की कोई लास्ट डेट भी होती है? हाँ, क्रेडिट नोट इशू करने की लास्ट डेट होती है हमारी 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न डेट विच एवर इज अर्लियर। ये होती है हमारी क्या, लास्ट डेट फॉर क्रेडिट नोट। ठीक है सर, क्रेडिट नोट के बाद डेबिट नोट, दूध पीने से शक्ति आती है, तो सर डेबिट नोट कब बनाना है? जब इसका उल्टा हो जाता है तो डेबिट नोट बनाना है। टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस कम है और सप्लाई ज्यादा की करी है, या जो टैक्स चार्ज करा वो कम चार्ज करा जबकि सामने वाले को पे ज्यादा करना है। इस केस में क्या इशू करेंगे हम? डेबिट नोट। ठीक है सर, एक बात बताओ, क्या एक या एक से ज्यादा डेबिट नोट भी इशू कर सकते हैं? हाँ। क्या सर डेबिट नोट की कोई लास्ट डेट है? तो सॉरी, डेबिट नोट की कोई लास्ट डेट नहीं है। क्रेडिट नोट की तो लास्ट डेट है, पर सरकार ने बोला भाई डेबिट नोट में हमको जीएसटी का पैसा मिल रहा है, तो डेबिट नोट में कोई लास्ट डेट नहीं है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है डायनामिक क्यूआर कोड का, ई इनवॉइस के साथ सुन लो राजा। B2B के लिए तो हमने ई इनवॉइस की फैसिलिटी ला दी, व्हाट अबाउट B2C? तो B2C के लिए सरकार लाई है क्या? डायनामिक क्यूआर कोड। तो डायनामिक क्यूआर कोड बहुत सिंपल रहता है कि अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा हो जाता है कोई से भी फाइनेंशियल ईयर में, 17-18, 18-19, 19-20, तो कोई से भी फाइनेंशियल ईयर में अगर टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा, तो फिर आपको डायनामिक क्यूआर कोड बनाना पड़ेगा। सर कहां कहां पे डायनामिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल नहीं है? तो इंश्योरेंस, बैंकिंग, एनबीएफसी, जीटीए, सिनेमेटोग्राफी, ओइडार और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है ना, क्योंकि इतना खतरनाक नियम अगर गवर्नमेंट ही फॉलो नहीं करेगी तो आम आदमी कैसे फॉलो करेगा? सर ये होता क्या है डायनामिक क्यूआर कोड? तो बेटा एक होता है स्टैटिक क्यूआर कोड और एक होता है डायनामिक क्यूआर कोड। कभी ना कभी जिंदगी में तो पेट्रोल भराया होगा, तो जब पेट्रोल भराते हो तो आप अमाउंट नहीं लिखते हो, ऑटोमेटिकली अमाउंट लिख के आ जाता है, याद करो, उसको बोलते हैं डायनामिक क्यूआर कोड। और जब आप चप्पड़ चप्पड़ खाते रहते हो वहां पे अमाउंट भी आप लिखते हो, उसको बोलते हैं क्या? स्टैटिक क्यूआर कोड। ये पेटीएम, फोन पे, ये सब स्टैटिक है,
यहाँ पे डायनामिक नहीं है। पर जैसे ही हम डोमिनोज गए हो कभी, हाँ सर हम डोमिनोज गए, तो डोमिनोज में क्या होता है, जैसे ही वो बिल बनाता है तो ऑटोमेटिकली आप स्कैन करते हो ना, वहां पे अमाउंट आ जाता है। दिस इज व्हाट डायनामिक क्यूआर कोड। अब सर डायनामिक क्यूआर कोड के बहुत सारे FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत बड़ा मॉड्यूल में दिया हुआ है, मैंने उसको कट शॉर्ट करने की कोशिश करी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर फिर भी आप सुन लो, कभी MCQ आ गया तो। कस्टमर ने UPI ID से पेमेंट कर दिया, डायनेमिक क्यूआर कोड लगा था, कस्टमर ने फोन पे से पेमेंट कर दिया, कैश से कर दिया या कोई दूसरे मोड से कर दिया, डायनेमिक क्यूआर कोड नहीं यूज करा, तो सरकार सिंपल से एक बात कहती है कि आप क्रॉस रेफरेंसिंग कर दो किसकी, पेमेंट की। बस जैसे ही कस्टमर ने पे करा, आप उस पेमेंट की क्या कर दो, क्रॉस रेफरेंसिंग कर दो। सरकार ने एक और चीज कही कि अगर प्री पेमेंट है, थोड़ा पेमेंट इनवॉइस के पहले है थोड़ा बाद में, तो डायनेमिक क्यूआर कोड सिर्फ बैलेंस अमाउंट का ही जनरेट होगा। लॉजिकल सी बात है, पूरे अमाउंट का डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट नहीं होगा। सर अगर ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई हुई है तो सेम प्रोविजन एप्लीकेबल, उसको भी डायनेमिक क्यूआर कोड फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, रिटेल सेल ओवर द काउंटर, अगर हमारी सेल ओवर द काउंटर हो रही है, जैसे कभी हम रेस्टोरेंट पे खाना खाने गए, अब वहां पे क्या हो रहा है, हम बार बार ऑर्डर करे जा रहे हैं, तो अब ऐसा थोड़ी होगा। फॉर सपोज करो आपने पानी की बोतल, ये लो पेमेंट, फिर फॉर सपोज करो आपने बटर पनीर मंगाया, ये लो पेमेंट। अरे यार वो बेचारा बोलेगा ये तो कैसा रेस्टोरेंट है, आपने पानी पिया, ये सर पेमेंट, ये सर पेमेंट, ये सर पेमेंट, तो वहां पे ऐसा थोड़ी करेंगे, पहले आराम से खा लो 2-3 घंटे, फिर उसके बाद आखिरी में क्या बनेगा, पेमेंट बनेगा। तो बेटा वहां पे क्या होता है ना, यूनिक आईडी नंबर रहता है या सेल रेफरेंस नंबर रहता है या टेबल नंबर रहता है, जिसपे आपकी सारी की सारी बिलिंग रोटेट होती है, तो ये आपको क्यूआर कोड में मेंशन करना पड़ेगा। और एक और चीज सर, अगर आपका पेमेंट इनवॉइस के बाद बना है तो क्यूआर कोड बनाना कंपलसरी है, क्योंकि इनवॉइस एक बार बन चुका था और उसके बाद पेमेंट आया है, तो आपको क्यूआर कोड बनाना कंपलसरी। ठीक है, बोलो बात समझ में आई क्या? चलो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से चैनल को अपना प्यार देते रहें।